एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये पार्ट 2 होने वाला है क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 का, जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया था। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वाले टॉपिक से। तो ये आपका यहाँ पर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स 7.2 इस टॉपिक से हम पार्ट इस वाले में स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1 में यहाँ तक हम ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो हमें पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से। ये हमने पढ़ा था, जो वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पर पीछे हमने एक डायग्राम देखा था, उसमें हमने समझा भी था कि देखो यहाँ से क्या होता है, ये जो वेन्स होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हार्ट तक जाती हैं, और वो पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुँचा देती हैं। लंग्स से हम एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सहेल हम कर देते हैं। तो ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। अब जो इजेशन होता है उसका मतलब है जब हम अपना अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना पचता नहीं है, उसको रिमूव करते हैं ना इजेशन के थ्रू। एक्सक्रीशन जब हम करते हैं, अपना वेस्ट जब रिमूव करते हैं, तो उसी को यहाँ इजेशन का नाम दिया गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कैसे रिमूव होते हैं बॉडी से, यानी जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती जिन मटेरियल्स की, और हमारी बॉडी के अंदर जो चले जाते हैं, उन्हें कैसे रिमूव किया जाए। तो देखो अब ये अनवांटेड मटेरियल्स आते कहाँ से हैं, यानी कि जो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हमारी बॉडी में आ कैसे जाते हैं। तो देखो व्हेन एवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। जब हमारे सेल जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं, उसके साथ साथ वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उनके काफ़ी सारे अदर फंक्शंस होते हैं। तो सेल जब अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी वो निकालते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स भी वो निकालते हैं जिन्हें हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती जिनकी, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स जो जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ख़राब होते हैं, तो वो तो हमारी बॉडी से निकलने ज़रूरी हैं। अब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे रिमूव करोगे बॉडी में से। The process of removal of wastes produced in the cells of the living organism is called excretion। तो excretion वो प्रोसेस है जिससे हमारे अंदर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो निकल जाते हैं। तो excretion का प्रोसेस पता है आप लोगों को, निकल जाते हैं। तो द पार्ट्स इन्वॉल्व इन excretion फॉर्म द excretory सिस्टम। अब जो excretion में प्रोसेस लगता है पूरा, और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं excretion में, वो excretory सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उन्हीं से बनता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने वेन्स पढ़े, ब्लड वेसल्स में हमारे वेन्स आ जाते हैं ना, वेन्स के साथ साथ हमारे आर्टरीज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा, और हार्ट आता है, लंग्स आते हैं, तो ये सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं। और इसी तरीके से होता है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में वो सारे पार्ट्स आते हैं जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन ह्यूमंस में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो अभी हम देखेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको बॉडी में से रिमूव करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो रिमूव होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक ऐसी कोई छन्नी टाइप की चाहिए फ़िल्टर करने के लिए, जिससे बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो एक तरफ हो जाए और जो प्योर ब्लड है वो एक तरफ। तो ऐसे मतलब वेस्ट मटेरियल फ़िल्टर हो जाए, तो ऐसी छन्नी चाहिए। और ये करा जाता है किडनीज़ में। किडनीज़ में ना ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं। कैपिलरीज़ अभी आपने पार्ट 1 में हमने देखा था कैपिलरीज़ क्या होती हैं, सुना लग रहा होगा ये वर्ड। अगर आप भूल गए हैं तो लेट मी शो यू इस डायग्राम में। दिस इज़ द डायग्राम 7.3। इसमें ये हमने कैपिलरीज़ देखी थी, तो इन्हीं को हम कैपिलरीज़ बोलते हैं। आर्टरीज़ जब छोटे छोटे वेन्स में डिवाइड हो जाते हैं तो ये हमने कैपिलरीज़ बोली थी। तो ऐसी ही कैपिलरीज़ होती हैं किडनी में, जो एज अ फिल्टर का काम करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं किडनीज़ में, तो इससे क्या है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। उसमें व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, एक लाइन मैंने
छोड़ दी थी। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। 2 किडनी होती हैं, जब ब्लड रीच करता है मतलब ब्लड पहुंचता है दोनों किडनीज तक, तो उसमें यूजफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यानी प्योर ब्लड के मतलब ब्लड के अंदर ना वेस्ट मटेरियल्स भी रहते हैं, तो फिल्टर करना ज़रूरी हो जाता है कि वेस्ट को एक तरफ और जो सही है उसको एक तरफ, तो दोनों ही उसमें हार्मफुल और यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हो जाते हैं उन्हें दोबारा से ब्लड में किडनी भेज देती हैं, और जो वेस्ट होते हैं ना वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो किडनीज़ का यही काम है कि वो फ़िल्टर करती हैं ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उनका, ठीक है। और फिर जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो पानी के तौर पे जब हम यूरिन करते हैं यानी जो पेशाब होता है उसके थ्रू निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो, अब किडनीज़ की बात करते हैं, किडनीज से वो फिल्टर हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, यूरिन। यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा थ्रू एक मिनट यहाँ पर लिखा होगा, थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटस। तो यूरेटस नहीं है एक्चुअली, यूरेटर्स है। तो देखो यहाँ ये यूरेटर होता है, ये जो है यूरेटर है। किडनीज़ ये 2 होती हैं। तो अब यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है। इसमें यूरेटर से जा कर के जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचेगा, यानी यहाँ तक, ये यूरिनरी ब्लैडर है। उसके बाद यूरेथ्रा होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा तक जाता है, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है यहाँ से निकल जाता है। तो हमारा वेस्ट ऐसे निकलता है, ठीक है। इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर एंड इज़ पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, और ये हमारी 2 किडनीज़ हैं। तो ये पूरा आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये आपको शो किया गया है। उसके बाद क्या है, द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, किडनीज हो गए, यूरेटर्स हो गए, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, किडनी एंड यूरेथ्रा। An adult human being normally passes about 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो अगर हम एक अडल्ट ह्यूमन बींग की बात करें तो वो नॉर्मली 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है 24 घंटों में निकालता है, पास करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकल जाते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन हॉट समर डे। हमने एक्सपीरियंस किया है कि हमें बहुत गर्मी के मौसम में पसीने बहुत आते हैं। तो जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसमें वाटर भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं, पानी भी होता है और नमक भी होता है पसीने में, ठीक है। भूजो देखता है कभी कभी गर्मियों में जो वाइट पैचेस होते हैं, धब्बे टाइप के, हमारे कपड़ों में फॉर्म हो जाते हैं, स्पेशली इन एरियाज़ लाइक अंडर आर्म्स। तो अंडर आर्म्स जो आर्मपिट्स होते हैं, यानी ऐसी जगह आप मान लो जहाँ बहुत पसीना आता है, तो ज़्यादातर मोस्टली आर्मपिट्स ही होते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब काफ़ी टाइम बाद आप रनिंग करके आए हो या फिर आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो वहाँ पर ना कुछ वाइट कलर के पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। ये जो मार्क्स बनते हैं ना, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे स्वेट में वाटर और सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट के ही वो वाइट पैचेस बन जाते हैं। सॉल्ट ही प्रेजेंट होता है ना हमारे स्वेट में, तो सॉल्ट से ही वो पैचेस बन जाते हैं, मार्क्स बन जाते हैं। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। अब देखो, ये पसीना हमारा निकलता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या ये कोई और चीज़ सर्व करता है, कोई और फंक्शन सर्व करता है। तो हमें पता है कि वाटर को हम रखते हैं एक मटके में, मटका यानी उसको यहाँ पर अर्दन पॉट कहा गया है, देखो ब्रैकेट में मटका भी लिखा है। तो जब हम पानी को मटके में रखते हैं तो वो ठंडा होता है ना, ठंडा ही रहता है। ये इसलिए क्योंकि गर्मियों में मोस्टली हम मटके का पानी पीते हैं क्योंकि वो ठंडा रहता है। ये इसलिए क्योंकि जो वाटर है वो इवेपोरेट करता है फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कोजेज कूलिंग। तो एक्चुअली होता क्या है कि मटका है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से पानी इवेपोरेट करता रहता है, उड़ता रहता है वाटर वेपर की फॉर्म में। तो फिर क्या होता है, उधर ठंडा रहता है फिर अंदर का पानी, ठीक है, जिससे कूलिंग कोज होती है, यानी ठंडा रहता है। तो इसी वे में हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उधर से हमारा पसीना निकलता है और हमारी बॉडी कूल रहती है। देखो लिखा भी है, सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है कूल रहती है, इसी वजह से पसीना निकलता है। यहाँ पर
अच्छा, ये भी पढ़ लेते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जैसे हमारे में से निकलता है, वेस्ट केमिकल्स निकलते हैं हमारी बॉडी में से, तो एनिमल्स में भी निकलते होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स में, यानी जो पानी में रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेज़ हो गए, ठीक है, फिशेज़ की अगर हम बात करें तो वो भी क्या करती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स फिशेज़, वो एक्सक्रीट करती हैं सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व्स इन वाटर। तो फिश के रहती है वाटर में, एक्वेटिक एनिमल है, तो वो जो जब एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीट करती है वेस्ट अपना, तो वो अमोनिया के फॉर्म में निकलता है और वो पानी में ही डिसॉल्व हो जाता है, यानी पानी में ही घुल जाता है। कुछ लैंड एनिमल्स है जैसे बर्ड्स हो गई, लीजर्ड्स हो गई, स्नेक्स हो गई, वो भी एक्सक्रीट करते हैं और वो एक सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं। सेमी सॉलिड का क्या मतलब है, पूरा सॉलिड यानी ठोस भी नहीं है और पूरा वाटर की फॉर्म में भी नहीं है, सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड वाइट कलर का होता है ये कंपाउंड, जिसको यूरिक एसिड यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट में। तो ये एक्सक्रीट करते हैं कौन, बर्ड्स, लीजर्ड्स और स्नेक्स। और मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस इज़ यूरिया, और ह्यूमंस में मेजरली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। दूसरी चीज़ बोली गई है, कभी कभी एक पर्सन की किडनी में ना क्या होता है, खराबी आ जाती है, मतलब ऐसा होता है कि वो स्टॉप काम करना बंद कर देती हैं पर्सन की किडनी। तो ये इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इंजरी से भी हो सकता है। तो अगर किडनी फेलियर है, किडनी वर्क नहीं कर रही, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं नहीं फ़िल्टर हो पाएंगे और नहीं निकल पाएंगे, तो उससे वो ब्लड में ही रह जाते हैं, ब्लड में ही रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि उनका ब्लड फ़िल्टर ना हो जाए। तो उनके ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी लगाकर या तो फ़िल्टर हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको डायलिसिस कहते हैं। तो ये हमारे दोनों बॉक्सेस में, ब्लू कलर के बॉक्सेस में लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। एनिमल्स का देख लिया, ह्यूमंस का देख लिया, प्लांट्स का देख लेते हैं कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब्सटेंसेस का। चैप्टर 1 में हम जान चुके हैं कि प्लांट्स वाटर और मिनरल लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से रूट्स के थ्रू। जड़ें जो हैं वो मिट्टी में रहती हैं, तो मिट्टी से ही वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और वाटर ले लेती हैं और फिर लीव्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। देखो ये ऐसे रूट्स होते हैं, फिर रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से लीव में जाता है। और आपको पता है लीव को हम क्या कहते हैं कि वो खाना बनाने की फैक्ट्री होती है एक तरीके से, यानी जो पूरा खाना प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का, वो लीव्स में ही होता है। लीफ किसका यूज़ करती है, वाटर का यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और तब उसका फूड प्रिपेयर वो कर लेती है। ये हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है कि फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है और हर सेल को, हर ऑर्गेनिज्म के सेल को एनर्जी मतलब देखो हमें चाहिए होती है एनर्जी, तो हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हर सेल के पास, हर ऑर्गेनिज्म के सेल के पास ऑक्सीजन जाती है, और फिर ऑक्सीजन मिल गई उसको, तो वो क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में एंटर करता है ना, तो ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन कर देता है हर सेल एनर्जी निकालने के लिए। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिली तो उसने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया किस में, कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता है, एक तो हमारा वाटर यानी H2O वाटर प्रोवाइड करता है, और एक एनर्जी भी देता है सेल। तो जब हमें ऑक्सीजन मिली, हमने ऑक्सीजन ली, तभी सेल ने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया और हमें एनर्जी प्रोवाइड करी। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और सेल इन एनर्जी का यूज़ करता है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो हम एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, तो सेल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी हम कुछ काम कर पाती हैं। तो फूड जो है हर सेल को, हर ऑर्गेनिज्म के सेल को मिलना ही चाहिए, क्योंकि फूड का ही तो वो ब्रेक डाउन करते हैं। फूड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स? क्या आपने कभी सोचा है कि जो रूट लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, वाटर लेती है सॉइल में से, वो लीव्स तक कैसे पहुँचती है, और कैसे खाना बनता है लीव्स से? और खाना बन गया वो तो हमें पता है कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब खाना बन गया तो हाउ वो कैरी कैसे होता है टू द पार्ट्स विच कैनॉट मेक फूड? अब देखो लीफ में तो बन गया, अब लीफ कैसे भेजेगी उन पार्ट्स तक जो खाना नहीं बना सकते, यानी एक प्लांट के अदर पार्ट्स तक कैसे लीफ भेजेगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वाले टॉपिक में हम यही समझने वाले हैं। तो प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू, ये हम जान चुके हैं। द रूट्स हैव रूट हेयर, और रूट्स के अंदर रूट हेयर होते हैं, बाल होते हैं रूट्स के अंदर, रूट हेयर बोलते हैं उनको। तो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, इसको तब समझेंगे जब हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया, अब रूट हेयर की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ऑफ द रूट
of the root for the absorption of water and minerals nutrients dissolved in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. तो soil particles के बीच में ना थोड़ा गैप रहता है, तो वहाँ वाटर प्रेजेंट होता है. तो जो रूट के हेयर होते हैं ना, बेसिकली देखो ये होते हैं रूट. अब रूट के जो हेयर होते हैं उनसे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर सिर्फ रूट होती, अगर मान लो यही एक रूट होती तो बड़ा छोटा सा एरिया हो जाता, वो सिर्फ इसी एरिया से ले पाती न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स. लेकिन अभी देखो कितना ये फैला हुआ है ट्री का रूट्स, है ना. तो इससे सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी एरिया बढ़ गया उसका कुछ भी लेने का, यहाँ से मिनरल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे ना. और ये तो पूरा पेड़ है तो इसको ज़्यादा चाहिएंगे, तो ये सारा मिनरल्स वगैरह ले सकती हैं यहाँ से. अब यहाँ पे क्या होता है, बोला गया है कि द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टेक्ट विद वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. तो इससे क्या होगा, रूट के जो हेयर हैं वो सॉइल के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप रहता है, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उनसे कांटेक्ट में आ जाते हैं रूट के हेयर्स. ठीक है, और वहीं से वो वाटर ले लेते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं और फिर वो पहुंचा देते हैं रूट्स. ठीक है, रूट्स तक, और रूट से फिर ऊपर चला जाता है. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स? अब रूट तक पानी आ गया, अब रूट से ऊपर लीव्स तक कैसे जाएगा, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ये अब हम पढ़ेंगे. तो Bhujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have seen in our homes for supply of water. तो हमारे घर में वाटर के सप्लाई के लिए जो पाइप्स लगी होती हैं, तो ऐसे ही भूजो सोचता है कि प्लांट्स में भी पाइप्स होती होंगी जिससे वो वाटर पूरे प्लांट तक ले जाते होंगे. तो ऐसे पाइप्स होंगे जिससे वो प्लांट तक, पूरे रूट से प्लांट तक पहुंचता होगा वाटर का सप्लाई. तो वेल भूजो राइट है. प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं वेन्स और आर्टरीज, वैसे ही प्लांट्स में भी पाइप लाइक वेसल्स होती हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सॉइल से. जो वेसल्स होते हैं ना वो स्पेशल सेल्स से बने होते हैं, और जो स्पेशल सेल्स होते हैं काफ़ी सारे सेल्स से मिलकर क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है. तो अभी हमने पढ़ा कि जो वेसल्स होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉइल से पूरे प्लांट तक, तो वो भी सेल्स से बने होते हैं, काफ़ी सारे सेल्स से फॉर्म होते हैं, और काफ़ी सारे सेल्स से बनते हैं तो इतने सारे सेल क्या फॉर्म करते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, और इस टिश्यू को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू. क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू. अब बोला गया टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल होता है. ठीक है, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द xylem. तो अभी जो टिश्यू बनता है वेस्कुलर टिश्यू, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वाटर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे अदर पार्ट्स तक प्लांट के. तो इसको हम कहते हैं xylem. क्या कहते हैं, xylem कहते हैं, xylem. ठीक है, तो इतना समझ आ गया. देखो रूट्स ने लिया वाटर एंड मिनरल्स, अब रूट्स पहुंचाएंगे आगे अदर पार्ट्स में, लीव्स तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लीफ ही तो खाना बनाती हैं. तो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचेगा, रूट से लीफ तक पहुंचेगा वेसल्स से. ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको वेसल्स बोलते हैं. अभी जो वेसल्स होती हैं वो बनी होती हैं सेल्स से, और काफ़ी सारे सेल्स से बनी होती हैं, यानी एक टिश्यू बन जाता है, उसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू को ही नाम दिया गया है xylem. अब जो xylem है वही ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर न्यूट्रिएंट्स का रूट से लेकर के लीव्स तक. xylem जो है वो फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट. अब देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक टाइप का आप कह सकते हो, ये रूट्स है, रूट्स के ऊपर स्टेम आ जाती है, स्टेम के ऊपर ऐसे ब्रांचेस बने होते हैं, फिर आती है आपकी लीफ. तो xylem किससे क्या होता है, xylem ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फिर यहाँ रूट से वाटर मिनरल्स स्टेम तक जाएंगी, स्टेम से ब्रांचेस तक जाएंगी, ब्रांचेस से फिर फाइनली लीफ तक पहुँच जाएंगी. तो इस प्रोसेस से ये सब होता है. ठीक है, you know that leaves synthesize food, the food has to be transported to all parts of the plant. तो पूरे पार्ट तक, हर पार्ट तक पहुंचना चाहिए प्लांट. अब देखो लीफ ने बना लिया खाना, अब वो खाना पहुंचना चाहिए दूसरे पार्ट्स तक भी. तो ये होता है एक वेस्कुलर टिश्यू से. अब वेस्कुलर टिश्यू तो हमने पढ़ ही लिए ना, एक वेस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ा xylem. ठीक है, और दूसरा है फाइलोम. ठीक है, फाइलोएम होता है, ये दूसरा है फाइलोएम. You know that leaves synthesize food. The food has to be transported to all parts of the plant. अब leaves ने जब food बना लिया तो leaves जो हैं plant के other parts में भी वो food को पहुंचाएंगी ना, क्योंकि हर part को चाहिए. तो ये जो होता है vascular tissue से होता है. vascular tissue हमने एक तो vascular tissue पढ़ लिया जो xylem था, ठीक है, और दूसरा आपका है phloem, ये दूसरा है phloem. ठीक है, xylem और phloem जो होते हैं ये
ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को प्लांट में। अच्छा, ये फ्लोएम क्या करता है? ये चीज़ ही फ्लोएम करता है, यानी लीफ से ले जाता है अदर पार्ट्स तक उस फूड को जो लीफ ने प्रिपेयर किया है, तो ये फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम हो गया और एक्साइलम हो गया, ये दो आपके वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब्सटेंसेस का प्लांट के अंदर, ठीक है। एक्टिविटी 7.3 में क्या है? इसके लिए हमें चाहिएगा एक ग्लास टम्बलर, वाटर चाहिए, लाल कलर की इंक चाहिए, रेड इंक, एक टेंडर हर्ब चाहिए, ठीक है। हर्ब आपको पता होगा, जैसे बालसम का कोई भी ले सकते हो, एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो पानी को भरना है। टम्बलर जो आपने लिया है, टम्बलर एक ग्लास टाइप ले लो, ठीक है, उसमें पानी भरना है 1/3 ऑफ द टम्बलर, 1/3 भर लो टम्बलर का 1/3। फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालो, रेड कलर की जो इंक ली है उसके कुछ ड्रॉप्स डालो पानी के अंदर। फिर क्या करना है, जो आपने स्टेम लिया है, हर्ब लिया है ना, उसका बेस काट देना है। स्टेम का बेस काट दो, हर्ब के स्टेम का बेस काट दो और उसे ग्लास में रख दो, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से रख दो। मैं ये सब ना हटा देती हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है इससे। देखो ये रहा, अच्छे से फिगर दिखेगा अब आपको। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आपने बेस कट कर दिया है स्टेम का और इस हर्ब को डाल दिया है, रेड इंक डाली है पानी में, ठीक है, और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आगे बोला गया है ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे, अगले दिन उसको ऑब्जर्व करना। क्या कोई भी पार्ट हर्ब का रेड अपीयर हो रहा है? हाँ, तो बताओ कि कलर कैसे पहुंचा वहाँ तक। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, आप काट सकते हो स्टेम को और फिर उसके अंदर देख सकते हो उसमें रेड कलर आपको दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रूट से गया ना स्टेम में पानी, है ना, यहाँ से जो भी उसने लिया, रूट इन द सेंस, यहाँ देखो एक मिनट, ये बता भी रखा है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम अलॉन्ग विद वाटर। अब देखो यहाँ से इस स्टेम ने लिया, जो भी इसे मिला वो उसने लिया अपने अंदर, ठीक है, और यहाँ पर रेड इंक का वाटर था तो उसने वो ले लिया और इसी वजह से जो स्टेम के अंदर है वो रेड इंक आ गई। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं और दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक भी जाते हैं, दूसरे पार्ट्स तक भी जाते हैं उसी प्लांट के, थ्रू नैरो ट्यूब्स से, जिनको एक्साइलम कहते हैं, जो स्टेम के अंदर ही होती हैं। तो एक एक्साइलम होती है ना, वही तो ट्रांसपोर्ट करती हैं, इसलिए यहाँ से उसने उन क्या कहते हैं वेसल्स ने, एक्साइलम ने जो है ट्रांसपोर्ट किया ये रेड इंक का वाटर, ठीक है, और ये स्टेम्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है एक्साइलम। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। आगे ये एक लास्ट टॉपिक है बस, क्लास 6 में हमने पढ़ा था प्लांट्स बहुत सारा वाटर रिलीज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वो वाटर रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। अब देखो वाटर जो उन्होंने लिया वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं करते प्लांट, कुछ वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है। क्या होता है कि जैसे उन्होंने रूट से लिया जितना भी वाटर है, अब सारा तो वाटर उन्होंने नहीं लिया ना, सारा तो वाटर यूटिलाइज नहीं किया, कुछ वाटर बच गया, तो वो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा लीव्स के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। उन स्टोमेटा यानी उन छोटे छोटे छेद से जो वाटर बचा है वो उड़ जाता है, सब वाटर वेपर के थ्रू उड़ जाता है उसमें से ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, यानी वाटर को रिलीज़ करना, प्लांट अपने अंदर से वाटर को रिलीज़ करता है और इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू वो रिलीज़ कर देता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो इससे क्या होता है ना कि जब ये होता है इवेपोरेशन होता है पानी का, तो एक सक्शन पुल जनरेट होता है। मतलब एक एक्टिविटी हमने करी थी, आपको याद होगा कि हमने एक वो लिया था, ग्लास लिया था, उसमें हमने स्ट्रॉ डाली थी और उसमें पानी भी था ग्लास में, उसके बाद स्ट्रॉ से आपने फूंक मारी तो उस पानी में बुलबुले से उठे, तो ऐसा ही कुछ होता है, इससे काफ़ी हाइट तक पानी ऊपर चला जाता है, यही चीज़ यहाँ बोली गई है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे हमारी स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी कूल होती है, इसी तरीके से ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से प्लांट में भी कूलिंग होती है, ठीक है, उस प्लांट भी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है अंदर से, ठीक है।
जैसे हमारा पसीना है वैसे इनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फाइनली। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ हम जान चुके हैं चैप्टर में, और या व्हाट हैव यू लर्नड पढ़ सकते हो, रिकैप कर सकते हो चैप्टर का। हमने सब कुछ कवर कर लिया है। पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने पहले का ही सब कवर कर लिया था। और ये इस वीडियो में हमने एक्सक्रीशन से लेकर आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।